Hey students, in this session we are going to study about genetic disorder. We know that the genetic disorders are categorized into two groups, Mendelian disorders and the chromosomal disorders. Mendelian disorders में वो disorder आएंगे जो जीन की वजह से होते हैं. जीन क्या होते हैं? डीएनए के स्मॉल से फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. तो अगर जीन में कोई म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चेंजेस आ जाना, उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाना. ठीक है, तो अगर जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में वो सारी डिजीज कैटेगराइज होती हैं. और अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम टोटल कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए. तो अगर क्रोमोसोम 45 हो जाता है, क्रोमोसोम 45 से ज्यादा 48 हो जाता, 49 हो जाता, 94 हो जाता है, इट मीन्स कि अगर एडिशन और रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम, देन इट इज कम अंडर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज मेंडेलियन ने हमको क्या बताया था कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जो भी हमारी हाइट है, स्किन कलर है, हेयर टेक्सचर है, ये सारे हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. कैसे ट्रांसफर होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द जीन्स. तो जब ये सारी अच्छी चीजें ट्रांसफर हो जा रही हैं, पेरेंट्स के अच्छे अच्छे गुण ट्रांसफर हो जा रहे हैं, उनके फेस के टेक्सचर, उनके फेस के जो फीचर्स हैं वो सारे जब ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो उनमें अगर कोई म्यूटेशन होगा तो वो भी तो ट्रांसफर होगा ना. सो दीज डिजीज आर द इनहेरिटेड डिजीज. इट मीन्स दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. एंड मेंडेलियन disorder is again divided into two parts, autosomal disorder and the sex-linked disorder. Autosomal disorder is caused due to the mutation in gene of autosomes chromosome, and sex-linked disorder it caused due to the mutation in sex chromosome. We know that we have total 23 pairs of chromosome, out of which 22 pairs are autosomes which design our body shape. ओके, हमारे पूरे बॉडी के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, उसको कोड करते हैं वो सारे 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल. एंड जो लास्ट पेयर होता है वो डिजाइन करता है हमारे सेक्स को. वो बताता है, हमारा जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, वो बताता है कि आइदर वी विल बी गर्ल और वी विल बी द बॉय, और मेल और फीमेल होंगे. जो भी हम फॉर्म में टिक करते हैं ना, फीमेल और मेल, ये किसकी देन है? इट इज द ये किसकी देन है? ये देन है हमारे सेक्स क्रोमोसोम की, 23rd क्रोमोसोम की. ओके, तो अगर 22 पेयर में जितने भी पेयर हैं उनमें से किसी में भी अगर जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर. और अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम कि जीन में कोई भी चेंजेस आ जाएगा, कोई म्यूटेशन आ जाएगा, तो वो किस में जाएगा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के अंदर जाएगा. तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर में कितनी डिजीज है और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में कितनी डिजीज. दे मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट. रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज विच रिक्वायर 2 म्यूटेड जीन टू अकर. इसका मतलब है कि 2 म्यूटेड जीन होना चाहिए, 2 बिगड़ा हुआ जीन होगा तो रिसेसिव डिसऑर्डर होंगे. और अगर सिंगल कोई एक ही बिगड़ा हुआ जीन है, दूसरा बिगड़ा हुआ जीन नहीं है, तो भी अगर डिजीज कॉज हो गई तो उसको डोमिनेंट डिजीज में रखा जाता है. ऑटोसोमल डिसऑर्डर में 3 डिजीज आती हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल क्यूटोनेरिया और द हंटिंगटन डिजीज. ये 3 जो डिजीज हैं, ये 3 डिजीज रिसेसिव हैं. इसका मतलब कि इसको अकर करने के लिए 2 गलत जीन की जरूरत है, 2 म्यूटेटेड जीन की जरूरत है. ओके, और हंटिंगटन डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें अगर आपका एक भी जीन जो है अगर करप्टेड हुआ ना, एक भी फाइल अगर जीन की करप्टेड हुई तो ये बीमारी आपको लग जाएगी. ओके, तो आगे पढ़ते हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में. एक एक करके सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे. सिकल सेल अनीमिया अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इसका मतलब कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है और इसको अकर करने के लिए 2 म्यूटेटेड जीन की जरूरत पड़ेगी. इन दिस रेड ब्लड सेल बिकम सिकल सेल्ड एंड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली. इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल जनरली हमारा जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो एल्पेंडिबन शेप का होता है, बाइकॉन्केव होता है, और उसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. लेकिन जो एबनॉर्मल, जो सिकल सेल एनीमिया वाले जो डिजीज पेशेंट
पेशेंट होते हैं उनके रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, हंसिए के आकार के हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हमेशा इनके आरबीसी जो है सिकल सेल के होते हैं, लेकिन इनके कब होते हैं जब इनको एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, बहुत ज्यादा तेज भाग लिया या फिर कुछ ऐसा वर्कआउट किया जिसमें इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तब इनका जो सेल होता है ना साथ नहीं देता आरबीसी और वो सिकल सेल का हो जाता है। ओके, सिकल सेल की होने की वजह से देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड वेसल्स में। ओके, तो ये इस तरह के लोग ना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है तो सडन जो है हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एंड इट इज होता क्यों है? इट इज कॉज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्लूटामिक एसिड इन 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोब्यूलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय द वेलिन। क्या है कि हमारा जो आरबीसी है, ओके, आरबीसी में हम जानते हैं वो बना होता है हमारा हीम ग्रुप का और ग्लोब्यूलिन का, ग्लोब्यूलिन का बना होता है। ठीक है, तो हीम ग्रुप है और साथ में क्या है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ऊपर क्या होते हैं? अल्फा ग्लोब्यूलिन होते हैं और नीचे क्या होते हैं? बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन। तो जो बीटा ग्लोब्यूलिन, ये ग्लोब्यूलिन क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन में क्या होंगे? अमाइनो एसिड के मिलकर के बने होंगे। तो बीटा ग्लोब्यूलिन में क्या होना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड की कोडिंग होनी चाहिए, लेकिन वहां एक छोटी सी सीक्वेंस बदल जाती है जिसकी वजह से वैलीन फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी डेडली डिजीज कॉज होती है। आइए देखते हैं कि छोटा सा जो है डिफरेंस ये क्या है। एक्चुअली देखिए GAG, ठीक है, ये कोडिंग है, GAG कोडिंग है और यहाँ पे इसके लिए हम जानते हैं जी हमेशा पेयर करता है C के साथ, ए हमेशा पेयर करता है T के साथ जो कि थायमीन है और G पेयर कर लिया C के साथ जो कि साइटोसिन है। ठीक है, द CTC ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द DNA इज ट्रांसक्राइब इनटू mRNA GAG। अब ये जो CTC है इसकी जब कोडिंग होगी mRNA में, ठीक है, जब प्रोटीन बनाने के लिए जब ये जाएगा, ओके, जब इसकी कोडिंग होगी तो ये क्या बनेगा? CTC किस में कन्वर्ट होगा? C के आगे G लग जाएगा, T के आगे A लग जाएगा और C के आगे G लग जाएगा, तो GAG फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द कोडिंग फॉर द ग्लूटामिक एसिड। बट यहाँ पे सिकल सेल म्यूटेशन में क्या होता है? यहाँ जो A प्रेजेंट है ना, इस छोटे से A की जगह T आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। इस A की जगह T आ गया, उसकी वजह से कितना बड़ा डिफरेंस कॉज हो गया कि यहाँ जो यहाँ नीचे क्या बन गया? CAC बन गया। CAC बनने की वजह से क्या बन गया? यहाँ GUG जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसमें क्या कोटिंग होगी? GUG। ये ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा हुआ है ना, तो GUG बनना क्या चाहिए था? GAG, दैट कोड्स फॉर द ग्लूटामिक एसिड, ये बनना चाहिए था। बन गया क्या? GUG जो बना रहा है वेलिन। ठीक है, तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इतना बड़ा बीमारी कॉज हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूटेशन किस तरह से होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी अगर tRNA ने कर दी, हाँ, पढ़ने में, या फिर mRNA ने कुछ गलती कर दी तो बस हो गया। सो कॉज अर्ली डेथ, किडनी प्रॉब्लम, जॉन्डिस, ब्लड क्लॉट, ये सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन इसका एक फायदा भी है, इस बीमारी के होने का फायदा भी है। इस बीमारी का होने का फायदा ये है कि इनको मलेरिया नहीं होती है। जिसको ये बीमारी होती है, स्पेशली जो हेट्रोजाइगस है ना, तो हेट्रोजाइगस है तो उनमें तो सिकल सेल एनीमिया होगा नहीं, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो रिसेसिव में दोनों इसके अलील चाहिए। ओके, तो रिसेसिव वालों को तो डेडली डिजीज हो गई। अब जो हेट्रोजाइगस है, जो बीमारी शो नहीं कर रहा है, बस कैरियर है, तो उनमें क्या होता है कि मलेरिया नहीं हो पाता है। ये जनरली अफ्रीकन लोगों में ये म्यूटेशन देखने को मिला कि अफ्रीका में क्या होता था कि मलेरिया बहुत ज्यादा होती थी, तो उसके एडेप्टेशन में, ठीक है, उसके एडेप्टेशन में ये शायद म्यूटेशन हुआ होगा और ये म्यूटेशन होने की वजह से वो मलेरियल रेजिस्टेंट हो गए। वहां जितने भी लोग हो गए वो फिर मलेरिया से रेजिस्टेंट हो गए धीरे धीरे करके। ओके, तो इसका एक फायदा भी है म्यूटेशन का ना। फिनाइल क्यूटोनेरिया, नेक्स्ट डिजीज, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। होता कैसे है? इट इज कॉल्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फिनाइलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज दैट कन्वर्ट द फिनाइलेनाइन इनटू थायरोसिन। ये क्यों होता है कि जो जीन
बनाता है ना फिनाइलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, वो जीन करप्टेड हो जाता है, वो जीन जो है म्यूटेटेड हो जाता है, उसकी वजह से फिनाइलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाती है और फिनाइलेनाइन जो है थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या है कि हमारे ब्रेन में ये थायरोसिन एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ओके, ब्रेन में ये जाकर के पूरा ये जो प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंड Hence it cause the mental retardation and the depigmentation। क्यों mental retardation depigmentation होता है? क्योंकि ये जो थायरोसिन है ना बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डोपामिन एंड फॉर मेनी ऑफ द हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट। तो इन लोगों में क्या होता है कि जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो इन मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाती है। ओके और थायराइड हार्मोन नहीं बन पाते हैं, डोपामिन सिक्रेट नहीं हो पाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन होती है इनमें, फिर डिपिगमेंटेशन भी शो होता है। ओके Next is thalassemia. Thalassemia is also the blood disorder and it is also the autosomal recessive disorder. Okay, it is of two types, alpha and beta thalassemia. Alpha thalassemia is caused due to the disturbance in the 16 number chromosome and beta thalassemia caused due to the disturbance in 11th number chromosome। उसमें जो जीन है उनमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से थैलेसेमिया होता है। ये भी इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बनने लगता है। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है और आपका जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्या है, क्वांटिटेटिव, मतलब कि इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है हीमोग्लोबिन की। ओके, उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने से भी प्रॉब्लम है, कम बनने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा बनने से भी प्रॉब्लम है। ज्यादा बनने से क्या हो रहा है कि जो फेस है ना वो हमेशा रेड दिखाई देगा, स्वेलिंग रहेगी फेस में, एब्नॉर्मिनल स्वेलिंग रहे, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो सकती है, डार्क कलर का यूरिन होगा। ठीक है, यूरिन का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। व्हाट हैपन इन दिस the cell that produce mucus and the digestive juice that get affected। इसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस है और जो डाइजेस्टिव जूस है बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थिक और स्टिकी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं। जब म्यूकस एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो लंग्स ब्लॉकेज होगा, पैनक्रिया ब्लॉकेज होगा, हमारा इंटेस्टाइन ब्लॉकेज होगा, तो ये सारी जगह ब्लॉकेज हो जाती है और ये जो पीपल है ना ये भी बहुत ज्यादा जी नहीं पाते हैं। ओके, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कफ होता है रेगुलर, ब्रोंकाइटिस होगा, फैटी स्टूल होंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। हंटिंगटन्स डिजीज ये एकमात्र डिजीज है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। मतलब कि अगर एक भी जीन करप्टेड है ना, किसी भी ट्रेट के लिए दो जीन का करप्ट होना जरूरी होता है ना, तो किसी भी ट्रेट के लिए दो जीन होते हैं। तो इसमें क्या है कि दो जीन में से अगर एक भी जीन अगर आ गया तो करप्टेड हो गया तो ये डिजीज आपको अकर हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्यों है ये, इट कॉज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द हंटिंगटन जीन रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ द नर्व सेल ओवर टाइम। ये एक्चुअली देखने को मिलती है 30 to 50 ईयर्स के लोगों में। ये जिसको भी होती है वो पहले से तो उसके शरीर में रहती है, लेकिन देखने को कब मिलती है, जब व्हेन दे टर्न इनटू 30 to 50 ईयर्स एज, इनका नर्व सेल ब्रेक होने लगता है। और हम जानते हैं कि नर्व सेल एक बार ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होता नहीं है। तो नर्व सेल में डैमेज की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है और जो भी ब्रेन से रिलेटेड, नर्व सेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी इनको होती हैं और ये इनक्यूरेबल डिसीज है। एक्स लिंक डिसऑर्डर मतलब सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ओके, इट इज एन सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर है मतलब दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों जीन करप्टेड होना चाहिए। ड्यू टू इफेक्ट इन एक्स क्रोमोसोम ये होता है, मेनली फाउंड इन मेल्स। मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों भाई, फीमेल में एक्स होते हैं तो मेल में क्यों देखने को मिलता है, इसलिए ये देखिए ये क्या है, ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में मान लीजिए यहाँ पे म्यूटेशन हो गया,
ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए ना, दोनों को करप्टेड होना चाहिए, दोनों फाइल करप्टेड होना चाहिए। यहाँ एक फाइल करप्टेड है तो इसका जो ये जो फाइल है ये अच्छा है, ये क्या करेगा, इसको मास्क कर देगा, इसको ढक देगा, ठीक है, इसको शो नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वही करप्टेड है, सिंगल फाइल है वही करप्टेड है, तो वो तो दिखेगा ही, ठीक है। यहाँ क्या है, दो बेटे हैं, दो बेटे में से एक बेटा अच्छा है, तो एक जो अच्छा वाला बेटा ना वो बुरे बेटे के जो अवगुण है उसको ढक दे रहा है। यहाँ क्या है, एक ही बच्चा है तो अब वो उसमें अवगुण है या गुण है वो सब दिखेगा। ओके, तो मेल बेचारे उनके पास एक ही सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता, वो भी करप्टेड है, तो इसलिए ये ज्यादा मेल में दिखता है। होता क्या है इसमें है कि जो बच्चा है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है, वो कलर को नहीं देख पाता, उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता, स्पेशली ग्रीन और रेड कलर। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं देख पाएगा, अपने पसंदीदा कलर को नहीं चूज कर पाएगा, अपने कपड़े को चूज करने में प्रॉब्लम होगा उनको। और जैसे कच्चे फल या पके फल है ना, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, कच्चे फल को ही खा लेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम, बहुत ही प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये मैंने एक इमेज डाल के रखा हुआ है, तो अगर आपको दिख रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें दिख रहा है, इसका मतलब कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है नंबर 12। ओके, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये बड़ा ही अजीब सी बीमारी है, बड़ी ही। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि हमारे ब्लड क्लॉट कर जाते हैं कुछ सेकंड में, लेकिन हीमोफीलिक जो पर्सन होते हैं उनके ब्लड क्लॉट नहीं होते। एक बार कट गया ना, एक बार सुई लगे, कहीं भी थोड़ा सा भी डैमेज हुआ ना, तो ब्लड उनका रुकेगा ही नहीं। तो हीमोफीलिक पर्सन में यही होता है। ये भी जनरली मेल में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है ना, उसी में हीमोफीलिया के जो है जीन पाए जाते हैं। तो वो अगर करप्टेड हो गया तो वो दिखेगा ही, ठीक है। और फीमेल में वही सेम होता है। फीमेल में तभी होगा जब दोनों करप्टेड होंगी। अगर एक करप्टेड है तो वो कैरियर हो सकती है, वो आगे चल के अपने बच्चों को, अगर कोई वैसा मिल गया उसको, ठीक है, और रिसेसिव ज्वाइन हो गया, तब फिर अपने बच्चों में दे सकती है। अदरवाइज वो इससे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज सेक्स लिंक कंडीशन बिकॉज द जीन्स कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फैक्टर। ये होता क्यों है, क्योंकि जो जीन है जो कंट्रोल करता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फैक्टर को, वो इसमें करप्टेड हो जाता है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है। मोर सीन इन मेल देन इन फीमेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये जनरली फीमेल में होता नहीं है, और अगर फीमेल में हो गया तो फिर ये आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिसकैरेज तक हो जाती है। ओके, एंड इट कैन बी ट्रीटेड नाउ, इट कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग द क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, जैसे फिब्रिनोजेन है। ओके, तो अगर ये चीज नहीं प्रेजेंट है तो क्लॉटिंग फैक्टर आजकल दे करके इसको ठीक कर दिया जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको चीजें समझ में आई होंगी, सारी डिजीज क्लियर हो गई होंगी, और क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।